दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार पहले उसको देखो और समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यार यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये मैप गिवन है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स मार्क कर रखे हैं आपके मैप के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा नंबर आपकी कौन सी सिटी को यहाँ पे डिनोट करते हैं। मैं एक बार क्या करता हूँ, इस मैप को थोड़ा जूम करके आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी आप इसको खुद से स्टडी कर लेना अपनी बुक के अंदर, या फिर आप मेरी वीडियो को पॉज करके भी इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो चलो एक बार फटाफट से इसको जूम कर देते हैं। तो माय फ्रेंड्स देखो, ये आ गया आपका यहाँ पे मैप। अब अगर हम यार किसी भी नंबर को यहाँ पे रैंडम देखें, जैसे कि जो आपका ये x है, ये x क्या शो कर रहा है, तो x आपका शो कर रहा है हमारे पास यहाँ पे दिल्ली को। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका नंबर 6 है, ये देखते हैं क्या शो कर रहा है। जो आपका नंबर 6 है वो शो कर रहा है आपके सम्माना को। उसके साथ इसी के साथ जो नंबर 5 है उसको देखते हैं, वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपके लाहौर को। उसी के साथ अगर हम बात करें आपके यहाँ पे जो नंबर 2 है उसकी, तो वो क्या शो कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है उच्च को। ऐसे ही यार आपको पूरे मैप को यहाँ पे स्टडी कर लेना है और देखने की जो कौन सा आपका रोमन नंबर है वो क्या चीज़ आपकी यहाँ पे शो कर रहा है। और उसी के साथ आप इसको याद भी कर लेना कि भाई ये जो हमारी जगह है ना, इसको हम ये बोलते थे हमारे उस वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से अब आगे कंटिन्यू। सो अब कहता है प्रोविंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक रीजन अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियन सोर्स मासलिक अल अबसर फी मामलिक अल अमसार ऑफ सिहाबुद्दीन उमारी। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि ये जो आपका मैप है ना, ये आपको दिल्ली सल्तनत यहाँ पे शो कर रहा है किसके रीजन की, आपके मोहम्मद तुगलक के रीजन की। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो मैप है ना, ये हमें एक इजिप्शियन सोर्स से मिला है, जो कि सोर्स का नाम क्या है आपका मासलिक अल अबसार फी मामलिक एंड अल अमसार ऑफ द सिहाबुद्दीन उमारी। अब यार ये नाम थोड़ा अजीबो गरीब है, लेकिन आप इसको यहाँ पे याद करने की कोशिश करना। वाई डू यू थिंक रूलर्स मेड सच क्लेम्स। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपके रूलर्स थे, जैसे कि यहाँ पे आपके मोहम्मद तुगलक को बताया है, ये सारा का सारा रीजन उसके अंडर में यहाँ पे आपका आता था। आई मीन ये पूरा का पूरा ही उसके यहाँ पे अंडर में आता था। तो भाई जो ये आपके राजा थे, ये ऐसा क्यों कहते थे कि भाई ये इतना सारा बड़ा एरिया मेरा है, वो एरिया इस राजा का है, वो इस राजा का है। तो ऐसा कुछ ये लोग क्यों करते थे, आप इस बारे में सोचो, एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लैंग्वेज एंड रीजन के साथ में। ठीक है, अब बताता है इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन द एवरी रीजन ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो 1318 के अंदर आपका अमीर खुसरो था ना, उसने इस बात को नोटिस किया कि भाई जो ये हमारा पूरा का पूरा आपका सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपकी सिंधी हो गई, लाहौरी हो गई, कश्मीरी हो गई, उसके बाद आपकी देवर साम्बुदरी हो गई, उसके बाद तेलंगानी हो गई, फिर गुजारी हो गई, फिर आपकी माबरी हो गई, फिर गोरी हो गई, फिर अवधी हो गई, और आपकी यहाँ पे बता रहा है हिंदावी भाषा का भी प्रयोग उस टाइम पे किया जाता था। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज देयर वर अ संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू द एनी रीजन। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण डू। और यहाँ पे आप सभी को बताता है गाइज, अब आपको यहाँ पे यही बात समझाता है कि भाई वैसे तो अमीर खुसरो ने आपको बता दिया कि जो आपकी सब कॉन्टिनेंट थी वहाँ पे अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग भाषा का यूज़ किया जाता था, लेकिन आपकी एक संस्कृत भाषा थी जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। और बताता है कि जो आपकी संस्कृत भाषा थी ना, उसका लोग ज़्यादातर आपके जो ब्राह्मण लोग होते थे वही करते थे उस टाइम पे, और वही उस लैंग्वेज को मतलब कि अपने पास में रखते थे और वही उसका वहाँ पे यूज़ करते थे। अब आगे बताता है मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज नोटिस्ड बाय द अमीर खुसरो, प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज spoken today in the region in the he mentioned, underlines some that they are similar and circle those that are different। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आप एक काम करो, जो जो भाषाएं आपके अमीर खुसरो ने यहाँ पे आप सभी को लिख के बताई हैं, आप उन्हें खुद से अपने नोटबुक के अंदर यहाँ पे राइट डाउन करो और देखो कि जो हमारा आज का इंडिया है, यहाँ पे अब हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं इन भाषाओं की जगह, या फिर जो इन भाषाओं का नेम है वो कैसे यहाँ पे चेंज हो चुका है आपका टाइम के साथ में। और फिर देखो कि कौन सी भाषा का नेम आपका आज भी सेम आपको देखने को
मिलता है, जैसे कि आपकी संस्कृत हो गई एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो। और फिर जो अगर आपकी डिफरेंट निकल के आती है तो उसको आप ऐसे सर्कल यहाँ पे कर देना, ठीक है। बस यही कुछ आपकी एक्टिविटी यहाँ पे बताता है, आपकी असाइनमेंट आपको खुद से घर पे करके देखनी है। अब आगे आप सभी को यहाँ पे बोलता है, डिड यू नोटिस दैट द नेम ऑफ विच लैंग्वेज आर नोन हैव चेंज ओवर टाइम। और यहाँ पे आपको यही बात बताते हैं कि आपको इस बात को भी समझना है कि भाई कौन सी आपकी ऐसी भाषा है जिसका नाम आपका टाइम के साथ में क्या हो गया, चेंज हो गया। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी possessed distinct geographical dimension and their own language and the cultural characteristics। अब यहाँ पे बताते हैं कि आपके 700 साल तक आने तक क्या हुआ कि जो आपके जितने सारे रीजन थे ना वो सभी अपना एक जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन रखते थे और साथ में उनकी खुद की भाषाएं होती थी और खुद का उनका कल्चर होता था। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 9। आप इसके बारे में ज़्यादा अपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर जानेंगे। अब यार एक बात तो मैं आपको इस पूरे चैप्टर की बताना ही भूल गया था स्टार्टिंग में कि भाई ये जो आपका चैप्टर रहेगा ना आपको पूरी बुक का ओवरव्यू दे देगा और आपको यही बात समझाएगा कि भाई आप उस चैप्टर के अंदर इस बात को स्टडी करोगे। ये आपको पूरा ओवरव्यू दे के आपका पूरा एक माइंड मैप बना रहे हैं अभी के लिए, ताकि जब आप आगे चल के दूसरे चैप्टर को स्टडी करो तो भाई आपके माइंड में ये ना आए कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं देयर वर ऑल्सो associated with specific ruling dynasties. These were considerably conflict between these states. Occasionally dynasty like the Chola, Khalji, Tughlaq and the Mughals were able to build an empire that was a pan region spanning diverse region। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई ये जो आपकी यहाँ पे इनकी लैंग्वेज होती थी लोगों की और जो उनका कल्चर होता था और साथ में भाई जो जियोग्राफिकल डायमेंशन होती थी, ये सभी जो चीज़ें हैं ना इनकी रूलिंग डायनेस्टी के साथ में क्या होती थी, एसोसिएट होती थी, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जैसे आपका कोई अलग रीजन हो गया, मतलब कि किसी दूसरे राजा का रीजन हो गया, किसी दूसरे राजा का रीजन हो गया, या फिर इसी के बीच में जो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जो अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, उनके बीच में टाइम टू टाइम आपके वाद विवाद भी होते रहते थे। और बताता है कि कुछ ही आपकी ऐसी डायनेस्टी थी जैसे कि आपकी चोला हो गई यहाँ पे, फिर खलजी हो गई, उसके बाद तुगलक हो गई, फिर मुगल हो गए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने साम्राज्य स्थापित किए, एम्पायर स्थापित किए और बहुत बड़ा अपने राज्य को यहाँ पे बना लिया। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर नंबर 3 एंड 4। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द रूल ऑफ अ खलजी एंड द मुगल डायनेस्टी। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई आपके जितने भी ये एम्पायर थे ये सभी, आप ये मत सोचो सक्सेसफुल रहे और सभी अच्छे रहे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी इनके साथ में आई। और आपको कहते हैं किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए आप एक काम करो, आपके जो चैप्टर नंबर 3 है और 4 है उसकी दोनों के टेबल नंबर 1 को कंपेयर करके देखो। तो इस काम को अभी हम नहीं करेंगे, जब इन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। बाकी चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो कहता है व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स, बट ईयर्स ऑफ इंपेरियल पैन रीजन्स रूल हैड ऑल्टर्ड द करेक्टर ऑफ द रीजन। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जब जो आपका ये मुगल एम्पायर था इसका आपका पतन हो गया, इसका एंड हो गया, तो जो भाई मानो आपका ये पूरा गोल जो है ना ये आपका मुगल एम्पायर था। तो जब आपका इसका पतन हो गया तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे राज्य मतलब कि बनना स्टार्ट हो गए। भाई यहाँ पे कोई और राज करता है, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, ये छोटे छोटे राज्यों के अंदर क्या हो गया, आपका टूट गया। अब जैसे ये टूट गया तो यार एक बात यहाँ पे पक्का बताता है कि भाई यहाँ पे जो इसके साथ में कल्चर था ना, भाई जो कल्चर की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह थी तो उनके अंदर भी अब जो इसके साथ में जुड़ी हुई थी उनके अंदर भी यहाँ पे काफ़ी बदलाव फिर आया। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वेयर लेफ्ट विद अ लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम। दिस वाज अ पार्ट इन द इमरजेंसी ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट एंड द शेयर ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि भाई पहले तो लोग ज़्यादातर यहाँ पे शेयर अपना मतलब कि एक जैसे भाई अपना कुछ रहने की कोशिश करते थे। और आपको इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो भाई मानो कि जैसे भाई ये कोई दूसरे धर्म का लोग है, ये कोई दूसरे धर्म का लोग है, और आप ये बात मान सकते हो कि भाई ये कोई दूसरी भाषा को बोलता है और ये कोई दूसरी भाषा को बोलता है, लेकिन तब भी क्या है ये दोनों एक ही राज्य के अंदर रहते हैं और इनका मतलब कि एक एसोसिएशन हो चुका है राजा के साथ में कि भाई हम भी इसके अधीन हैं, हम भी इसके अधीन हैं, ठीक है। तो यार अब वो चीज़ नहीं रही थी, ये मतलब कि ज़्यादातर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी अब मेरे ख्याल से आने स्टार्ट हो
गए होंगे और ऐसा जो उनका शेयर ट्रेडिशन था ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इन द रिलीम्स ऑफ द गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइड कल्चर एंड द लैंग्वेज through the 1,000 years between the 700 and the 750, the character of the different regions did not grow in isolation. The region felt the impact of a large pan-regional forces of the integration without ever quit losing their distinctiveness. और यहाँ पे बता रहा था कि भाई आपको इस बात को भी पहले नोटिस किया होगा कि जब ये पूरे मुग़ल साम्राज्य का या फिर एक पूरे बड़े एम्पायर का पार्ट बने थे तब भी इन लोगों ने अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स थी कल्चर की और लैंग्वेज की इसको नहीं खोया था। आई मीन ये जो लोग भाषा बोलता था ये वही बोलता था और उसको प्रेफर करता था और ये भी उसी को बोलता था। बट उस टाइम पे क्या चीज़ थी, भाई दोनों के दोनों किसको अपना सम्मान करते थे, किसका, मुग़ल एम्पायर का सम्मान करते थे। अब मुग़ल एम्पायर नहीं रहा, जो वहाँ पे रीजनल आ गया, तो भाई ये दोनों लोग दूसरे साथ में बट भी सकते हैं कि भाई ये तो इस रीजन में जा रहा है, इसका इस राजा के अधीन है, ये इसके अधीन है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पैदा होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब बताता है फाइंड आउट वेदर एंड हाउ लॉन्ग यूर स्टेट वॉज पार्ट ऑफ दिस पैन रीजनल एम्पायर्स, कि भाई आपकी जो स्टेट है वो कितने लंबे समय तक इन बड़े बड़े साम्राज्यों का पार्ट रही है। आप इस बात को यहाँ पे जानने की कोशिश करो। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब फटाफट से हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, यानी कि कुछ पुराने धर्म और कुछ नए धर्म। देखते हैं वहाँ पे किस टाइप के अब धर्म आना स्टार्ट हो गए थे और कैसा कुछ सीन वहाँ पे रहता था। अब कह रहे थे 1,000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशन। कह रहे कि जो हम हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे सालों की, यहाँ पे हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक बात को और नोटिस किया कि भाई यहाँ पे जो लोगों के धर्म थे ना, धर्म की जो मान्यता थी उसमें भी बहुत सारा बदलाव उनको देखने को मिला। पीपल बिलीव इन their divines was sometimes deeply personal but more usually it was collective। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई लोग जो अपने भगवान में मानते थे वो वैसे तो पर्सनल मानते थे, लेकिन इस बात को हम कलेक्टिवली भी बोल सकते हैं। वो कैसे बोल सकती हैं? अब मानो ये पर्सन है, ठीक है भाई, ये भगवान की पूजा करता है डेली, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये भी डेली भगवान की पूजा करता है, अब ये पर्सन है ये भी डेली भगवान की पूजा करता है और ये भी पूजा करता है। अब आप एक बात बताओ, ये कैसे पूजा कर रहा है? पर्सनली कर रहा है, अपने आप से कर रहा है भाई, अपने मतलब की इच्छाओं को रख के कर रहा है। ये भी पर्सनली कर रहा है, ये भी पर्सनली कर रहा है, लेकिन सभी मानते किस में हैं? भगवान में मानते हैं। तो हम इस बात को कह सकते हैं लोग करते तो वैसे पर्सनली हैं, लेकिन ये सभी लोग क्या हैं? कलेक्टिवली एक ही चीज़ है। तो यही कुछ बात अब आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे कहता है कलेक्टिव बिलीव्स इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी रिलीजियन वाज ऑफ्टन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दैट लोकल कम्युनिटीज़। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई जो लोग समाज में बातें मानते थे, जो वो मतलब कि उनके जो भाई अपने भगवान में आस्था थी या फिर जो भी उनके यार यहाँ पे कल्चर ट्रेडिशंस वगैरह थे, वो सभी बातें वो मानते थे ना, वो सभी बातें हमें उनकी सोशल और इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, यानी कि जो मार्केट वगैरह हो गई या फिर कोई मंदिर वगैरह का स्थान हो गया, तो वहाँ पे वो बातें हमें क्लियरली देखने को मिलती थी। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स। और यहाँ पे बता रहा था कि अगर भाई इनका सोशल वर्ल्ड अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करें तो उनके विश्वासों में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता था। कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ओकर इन वट वी called Hinduism today. These include the worship of the new deities, the construction of the temple by the royalty, and growing importance of the Brahmins, the priest as dominant group in society। अब यहाँ पे बता रहा था कि भाई ये वही टाइम था जब जो आपका हिंदुइज़्म धर्म है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। अब इसी टाइम के अंदर जो लोग थे ना, उन्होंने क्या थी, उनकी जो आस्था थी भाई वो उनके डाइटीज़ यानी कि भगवानों के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी स्टार्ट हो गया था। किसके द्वारा? जो राजा लोग होते हैं उनके द्वारा या फिर जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा। और इस टाइम पे जो आपके ब्राह्मण लोग थे उनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। डू यू रिमेंबर वट अमीर खुसरो हैड टू से रिगार्डिंग संस्कृत नॉलेज एंड ब्राह्मण्स। अब आप इस बात को भी यहाँ पे याद कर लोगे इनसे कि जो आपका अमीर खुसरो था उसने क्या बात कही थी कि भाई जो संस्कृत भाषा थी उसको सिर्फ आपके ब्राह्मण लोग ही ज़्यादातर यूज़ करते थे। अब बाकी यहाँ पे आपको उससे पहले एक पैटर्न वर्ड का मतलब भी समझा देती हैं। अब यहाँ पे कहता है एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोबल। भाई ये क्या होते हैं? आपके वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन रहते हैं या फिर जो अमीर लोग होते हैं
वो क्या करते हैं भाई, एक कोई आर्टिस्ट हो गया, क्राफ्ट पर्सन हो गया, कोई भाई नोबल मैन हो गया, फिर कोई ज्ञानी ध्यानी इंसान है तो उसकी हेल्प करते हैं, मतलब कि पैसे वगैरह देती हैं और उसके काबू भी यहाँ पे हेल्प करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। Their knowledge of Sanskrit text entered the Brahman earned the Brahmans a lot of respect in society. Their dominant positions was considered by the support of their patrons. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो ये ब्राह्मण्स को संस्कृत की नॉलेज थी ये उनको बहुत सारा सम्मान दिलाती थी उस टाइम के समाज के अंदर। और कुछ ये बात भी आपको बताते हैं कि जो इन लोगों के पैट्रन्स होते थे वो इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे और उनको सपोर्ट करते थे। अब पैट्रन्स के अंदर कौन लोग थे, जो नए राजा यहाँ पे बनते थे और जो लोग वहाँ पे क्या चाहते थे भाई, अपनी इज्जत के लिए और अपने सम्मान को बढ़ाना चाहते थे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये वही टाइम था जब आपकी भक्ति का आइडिया भी हमारे सामने निकल कर आया। ऑफ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ अ प्रीस्ट एंड इलेबोरेट रिचुअल्स। और यहाँ पे बता रहा था कि भक्ति के अंदर क्या होता था, लोग अपने एक भगवान की पूजा करते थे और वो उस तक ऐसे ही पहुँच सकते थे बिना किसी ब्राह्मण या किसी प्रीस्ट की सहायता के। यू विल लर्न अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर नंबर 8। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बाकी ऐसे ट्रेडिशंस के बारे में या फिर इसके बारे में ज़्यादातर जानोगे अपने चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ठीक है, 8 के अंदर सॉरी। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। सो यार अब कहते हैं दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियंस अपीयर इन दिस सब कॉन्टिनेंट। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा था कि ये वह टाइम भी था आपका जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपके बहुत सारे जो व्यापारी लोग थे और जो आपके भाई वहाँ पे अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं, जो माइग्रेटरी लोग थे वो भी यहाँ पे आपके आना स्टार्ट हो चुके थे। और आप अपने साथ में वो क्या लेके आए, अपने वहाँ की अपनी जो टीचिंग थी, होली किताब थी, यानी कि भगवान से रिलेटेड किताब या फिर धर्म से रिलेटेड किताब वो लेके आना स्टार्ट हो चुके थे। जैसे कि वो कुरान लेके आए थे हमारे इंडिया के अंदर हमारे 7th सेंचुरी के अंदर। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो मुस्लिम लोग हमारे रहते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी कुरान होती है उसी को सबसे बड़ा मानते हैं और वो ये बात भी कहते हैं कि भाई हम सिर्फ एक ही भगवान में आस्था रखते हैं जो कि है अल्लाह। उसके बाद बताता है हुज लव मर्सी एंड बाउंटी इम्बेरेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू द सोशल बैकग्राउंड। और यहाँ पे बता रहा है कि वो सभी को यहाँ पे सभी के लिए अच्छा करते हैं हमारे अल्लाह भाई, जो जो उनके अंदर विश्वास रखते हैं बिना उसके सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए। आई मीन वो ये नहीं देखते कि भाई ये इस कास्ट का है ये फिर ये इस कास्ट का है। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पे समझ लो। अब यहाँ पे आगे बता रहा है मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न थियोलॉजी एंड द जूरिस्ट एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज एन इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोवर्स। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो बहुत सारे हमारे राजा थे या फिर पैटर्न्स लोग थे वो हमारे मतलब कि जो हमारे इस्लाम से थे वो हमारे उलेमा और यहाँ पे जो थियोलॉजी वगैरह होती थी, मतलब कि आपको इस बात को मैं ये बताता हूँ कि भाई जो हमारे ज़्यादातर राजा होते थे या फिर पैटर्न्स होते थे हमारे इस्लाम के और उलेमा के, वो क्या करते थे, वो थियोलॉजी को यहाँ पे जानने की कोशिश करते थे और आपकी जो जूरिस्ट होती है उसको भी यहाँ पे बिल्कुल समझते थे। अब बता रहे जैसे कि आपका हिंदुइज़्म था वैसे ही जो आपका इस्लाम था ना, ये भी उसके धर्म के जो लोग थे उनके द्वारा बहुत अलग अलग टाइप से क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया और इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, देयर वर द सिहा मुस्लिम्स हु बिलीव इन द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लो अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो सिया आपकी मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते थे, उनका विश्वास था इस बात में कि भाई जो हमारा ये मोहम्मद थे ना, प्रोफेट मोहम्मद, इनके जो सन इन लो अली थे वही हम सभी के क्या हैं, एक लीडर हैं और वही हमारी पूरी कम्युनिटी के क्या हैं, लीडर हैं। उसी के साथ जो आपके सुन्नी मुस्लिम्स होते थे वो कहते हैं हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सेडिंग खलीफाज। अब यहाँ पे बता रहा है कि वो हमेशा यही बात कहते थे कि भाई जो हमारे स्टार्टिंग में खलीफा थे उसके बाद जो उनके बच्चे आए तो भाई वही हमारे लीडर हैं, वही हमारे लिए सब कुछ हैं। दे वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। और यहाँ पे बता रहा है कि इनके जो स्कूल्स ऑफ लॉ थे उसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं।
जैसे कि उनके भाई आपके यहाँ पे हनाफी एंड साफ़ी हो गए मेनली इन इंडिया के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो। एंड आगे बता रहे हैं एंड इन दी थियोलॉजी एंड दी मिस्टिक ट्रेडिशंस, कि भाई जो उनकी थियोलॉजी होती थी और मिस्टिक ट्रेडिशंस होते थे उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, बाकी चलो यार गाइज अब आगे चलते हैं और आगे स्टडी करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, कि भाई हम कैसे पता लगा पाते हैं, कैसे सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे इस टाइम के आसपास हुई होगी, ये इस टाइम के आसपास हुई होगी। तो चलो इस बात को भी एक बार समझ लेते हैं और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब बता रहा है हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पास ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज क्लॉक और अ कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजिंग इन द सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इन द persistency and transformation of the idea and the belief. The study of the time is made somewhat easier by dividing the past into the large segment like the periods that possess a shared characteristics। अब यहाँ पे आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता है। I mean यहाँ पे कहते हैं आप सभी को कि भाई जो हमारे हिस्टोरियंस लोग थे उन्होंने जस्ट ऐसे ही नहीं सोचा कि भाई हमारा टाइम पास हो रहा है। आई मीन यहाँ पे 1 घंटा चला गया, 2 घंटे चले गए, हमारे मतलब कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो, आई मीन पीछे वाले पास्ट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्होंने इस बात को ऐसे नहीं देखा कि भाई हमारे कैलेंडर जाते जा रहे हैं, वो जाते जा रहे हैं, कैलेंडर के बेस पर उन्होंने टाइम को नहीं रखा। जबकि उन्होंने इस बात को देखा कि जो हमारा टाइम है इसके साथ साथ में लोगों के विश्वास जो थे वो भी चेंज हो रहे हैं, वो जो भाई रिचुअल परफॉर्म करते थे वो भी चेंज हो रही है, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सोशल इकोनॉमिक जो उनकी चीज़ें थी वो भी चेंज होती जा रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम टाइम को ऐसे नहीं रखेंगे भाई हमने एक दिन के डिफरेंस देख रहे हैं, 1 घंटे का डिफरेंस देख रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने जो अपने टाइम पीरियड को बहुत बड़ा रखा, आई मीन टाइम पीरियड रखा। ठीक है, अब पीरियड आप सभी जानते हैं कितना बड़ा हमारे पास यहाँ पे रहता है, जिससे कि वो क्या जान पाएँ, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे लोगों की जान पाएँ। ठीक है, अब आपको यही बात यहाँ पे समझा रहा है कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमारे टाइम फ्रेम को पीरियड के अंदर क्यों रखा। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू द 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपकी जो यहाँ पे आपकी ये 19th सेंचुरी थी, यहाँ पे जो आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन आए उन्होंने क्या किया, वो बोले कि भाई जो आपकी इंडिया की हिस्ट्री है वो सिर्फ 3 ही पार्ट के अंदर है। कौन से 3 पार्ट के अंदर है, आपके हिंदू के अंदर, फिर मुस्लिम के अंदर और फिर आपके ब्रिटिश के अंदर। द डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजियन ऑफ द रूलर वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई इस बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई जो सिर्फ हमारे राजा का धर्म था ना वही यहाँ पे मैटर करके दिखा रहा है वो जो हमारा हिस्टोरियन है, और उसी बेस पे उसने हमारे यहाँ पे जो टाइम पीरियड था उसको 3 ही के अंदर डिवाइड किया है। अब यहाँ पे बता रहा है एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिचर डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम ऐसे तरीके से अपने इतिहास को बांटते हैं तो इसमें यार आप एक बात को भी नोटिस करो कि जो हमारी रिच डाइवर्सिटी यानी कि जो हमारे अमीर लोग हैं हम उनको भी कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स और जो हमारे कल्चर बैकग्राउंड्स हैं उसको भी छोड़ देते हैं। हम सिर्फ क्या स्टडी कर रहे हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को। अब चलो आगे बात करते हैं। तो आगे कहते हैं फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडाइजेशन टुडे, मोस्ट लुक टू द इकोनॉमिक सोशल फैक्टर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स द मेजर एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पे बताता है कि कुछ हिस्टोरियंस तो इस बात को फॉलो करते हैं लेकिन कुछ ने इसको फॉलो नहीं किया। उसने अपना खुद से सोचा कि हम बेस करेंगे भाई हमारे सोशल इकोनॉमिक और जो आपका ये कल्चर के अंदर चेंज आता है इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो जो मूवमेंट हमारे पास्ट में हुई हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब बता रहा है द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ द अर्ली सोसाइटी, ह्यूमन हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स किंगडम्स। द हिस्टोरियंस यू विल स्टडी दिस ईयर आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द मेडाइवल। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रिट ऑफ द पीजेंट सोसाइटी, द राइज ऑफ अ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि पिछले साल आपने स्टडी किया था इस क्लास के अंदर कि भाई जो लोग आपके स्टार्टिंग में रहते थे वो कैसे रहते थे, वो कैसे अपना फूड खाते थे, और कैसे यार वो लोग अपना मतलब कि खेती वगैरह करते थे, या फिर कैसे जो वहाँ पे छोटे छोटे आपके पहले यहाँ पे राज्य बनना स्टार्ट हुए वो कैसे बने, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, और कैसे क्या वहाँ का सिस्टम आपका यहाँ पे रहता था। उसके बाद यार अब बता रहा है कि उसके बाद जो हम आप वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे ना हमारी इस क्लास के अंदर, मेनली हम उस हिस्ट्री को कहते हैं आपकी मेडाइवल हिस्ट्री। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी मेडाइवल हिस्ट्री रहती है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो आपकी पेस्टोरल सोसाइटी थी वो अब कैसे चल के आगे जाके बहुत एक्सपेंड हुई और कैसे कुछ उसमें चेंज यहाँ पे आए। और यहाँ पे हम और भी बहुत सारी बातों को स्टडी करेंगे, जैसे कि जो आपकी स्टेट्स थी वो इम्पेरियल कैसे कैसे यहाँ पे बनी।
sometimes at the cost of pastoral and the forest people, the development of Hinduism and Islam as a major religions and the arrival of a European trading company। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई कई बार तो हम इस बात को भी स्टडी करेंगे, जो आपके पेस्ट्रोल लोग थे, जो आपके जंगल के अंदर लोग रहते थे, उनके ऊपर आपके जो हिंदुज़म इस्लाम का फ़र्क कैसे पड़ा, कैसे डेवलप हुआ, और जब कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी वो यहाँ पे कैसे आई और कैसे कुछ ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ। तो यार मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जस्ट आपका चैप्टर ओवरव्यू आपको देने वाला है, बाकी चलो एक बार आगे स्टडी कर। अब बोलता है दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस आफ्टर ऑल द 16th and the 18th century वर quite different from the 8th और the 11th century। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो आपकी 16th और आपकी 18th सेंचुरी थी, अगर हम इनके देखें आपको 8th और 11th सेंचुरी के साथ में, तो इनके बीच में आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया था और हमें भी देखने को मिला था। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। मोreover द मेडाइवल पीरियड इज़ ऑफ्टन कॉन्ट्रास्ट with the modern period। Modernity carried with it a sense of material progress and the intellectual advancement। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case। अब आपको यहाँ पे यही बात बताता है कि भाई हम आपको इस पूरे टाइम पीरियड को एक मेडाइवल के अंदर रखते हैं और यही हमारी पूरी एक टाइम यूनिट यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। और आपको बताते भी है कि भाई आपका जो यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री है बहुत बार आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में भी कॉन्ट्रास्ट हो जाती है। और कुछ ये बात बताते हैं कि भाई तब हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी मॉडर्न थी वो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त थी, वहाँ पर लोगों की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग भी डेवलप हो चुकी थी और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिली थी हमारी मॉडर्न के अंदर। तो हमें ये लगता है कई बार इस बात को स्टडी करके कि जो हमारी मेडाइवल थी वहाँ पे तो कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हुई। तो यार ऐसा नहीं है, हम जानते हैं इस बात को कि भाई ये दोनों हिस्ट्री अलग अलग है, बहुत बार एक दो बार ये क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रास्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब कहता है ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ्टन एंड इकोनॉमीज इन द सेवरल रीजन्स reached a level of prosperity that attract the interest of the European trading company। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जैसे जैसे आपका टाइम बीतता चला गया तो जो आपकी सोसाइटी थी और जो आपकी इकोनॉमी थी वो ट्रांसफॉर्म हुई और बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पे कर गई और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी आपकी आना स्टार्ट हो गई। अगर प्रोस्पेरिटी आ गई यानी कि वो लोग संपन्न होना स्टार्ट हो गए तो उन्होंने किसको अट्रैक्ट किया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को अपनी तरफ। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर द साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एट वर्क। Also whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out the changes and the continuity moreover you can, and look at the world around you to see what else has changed और रिमेन द सेम। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जब कभी भी आप इस बुक को स्टडी करो, इसके चैप्टर्स को आगे चल के स्टडी करो, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि भाई क्या क्या चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और जो आपका पास्ट था या फिर जो आज के टाइम पे आपका करंट है और जो आपका पास्ट था वहाँ से क्या चीज़ हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हमने उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है और क्या चीज़ चेंज की है और उनको कैसे चेंज किया है, ठीक है। तो यार चलो इस बात को भी अब यहाँ पे आप जान लेना। बाकी अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको कहता है इमेजिन यानी कि सोचो, यू आर अ हिस्टोरियंस, आप एक हिस्टोरियन हो। Choose one of the themes mentioned in the chapter such as economic, social and political history and discuss why you think it would be interest to find out the history of that time। कह रहे हैं कि आप कोई भी थीम चूज़ कर लो, जैसे कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, और फिर आप पता लगाने की कोशिश करो कि भाई इसके बारे में हिस्ट्री को जानना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है और कैसे क्या लगता है। तो आप इस बात को भी यहाँ पे सोच सकते हो। बाकी यार गाइज इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको पूरी बुक का यहाँ पे ओवरव्यू मिल चुका है हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब आपके लिए सेकेंड चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना, जिससे कि यार आप भी घर बैठे वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ और आप भी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।